हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा प्यार से नमस्कार। और आज हमारी ये रामबाण बैच की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। वहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। पहले हमने पढ़ा था कि प्रकाश किसी तल पर आया और टकराकर वापस उसी माध्यम में चला गया। तो उस कंडीशन में क्या थी, हमें केवल एक माध्यम की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक है, जो आज की हमारी क्लास का एक ही टॉपिक है, प्रकाश का अपवर्तन। तो इस प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना बहुत जरूरी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए बच्चों, दो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। दो मीडियम बोले तो दो माध्यम, और उनके जो है अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होने चाहिए, उनके अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, उसके लिए दो माध्यमों का होना बहुत जरूरी है और उनके अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। वो हम आगे बताएंगे अपवर्तनांक क्या होते हैं। तो वो इस वीडियो में तो नहीं, अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे बताई जाएंगी इत्मीनान के साथ। क्योंकि मैंने बैच का नाम ही ऐसा रखा है कि रामबाण बैच। आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, एसएससी का हो, चाहे तो जीडी का हुआ, स्टेनो का हुआ, सीजीएल का हुआ, सीपीओ का हुआ, या रेलवे में आप आ जाइए, आरपीएफ का हुआ, आरपीएफ एसआई हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल हुआ, रेलवे ग्रुप डी हुआ, एनटीपीसी हुआ, एएलपी हुआ, टेक्नीशियन हुआ, टीटी हुआ। तो इन सब में आपके मार्क्स में 25 का आता है, तो आप 25 के 25 इस बैच में से आपको मिलेंगे एग्जाम में। अगर किसी में 40 की साइंस आती है तो आपको 40 के 40 मिलेंगे, ठीक है। तो किसी के एसएससी में मान लीजिए 3 नंबर की साइंस आती है तो 3 नंबर की आपकी इसमें से मिल जाएगी। किसी में अगर 1 नंबर की साइंस आती है, जो वनडे एग्जाम होते हैं 1 या 2 नंबर की पूछ ली जाती है, वैसा तो 2-3 मार्क्स 5 मार्क्स की तो साइंस मिलती है। उसमें ही बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, तो फिजिक्स में 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं तो वो आपको मिलेंगे कंपलसरी। तो उसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो आइए हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी कि मैंने क्या बताया कि इसके लिए दो मीडियम का होना बहुत जरूरी है। जब दो मीडियम का जरूरी है, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उस प्रकाश की किरण में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरा रूम है, तो मेरा रूम है, तो मेरे रूम में जैसे ही मान लीजिए बाहर से विंडो में क्या, विंडो के थ्रू क्या होगा, प्रकाश की कोई किरण आएगी। तो बाहर क्या है, मान लीजिए जैसे ईंटें हैं या विंडो की किरण विंडोज के थ्रू आएगी। तो मान लीजिए प्रकाश की किरण आई तो बाहर क्या था बच्चों, वायु था, एयर। एयर जैसे ही मेरे इस रूम में आई तो इसमें क्या हुआ, एक तरह से मान लीजिए क्या हुआ, इसका मीडियम चेंज हो गया। तो यह ऐसे मान लीजिए कि प्रकाश की एक किरण किसी कांच के बोतल ले लीजिए आप, कांच का बोतल, और उससे आप गुजारिए। तो जब आप एक गिलास ले लेंगे और जब प्रकाश की किरण मान लीजिए आ रही होगी उधर से, तो आपको क्या लगेगा, प्रकाश की किरण इधर उधर होती हुई दिखेगी, मतलब विचलित हो जाएगी, जैसे वहां से आई और ऐसे ही नहीं निकल जाएगी। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, आपने देखा होगा आम के वृक्ष देखे होंगे, और जब सूर्य निकल रहा होगा तो जब प्रकाश की किरण आम के वृक्ष पर पड़ रही होगी और वो पड़ने के बाद क्या होगा, इधर उधर थोड़ी सी विचलित हो रही होगी। तो प्रकाश की उस किरण में जो परिवर्तन आया उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या मान लीजिए आप कोई प्रिज्म ले लीजिए, उसमें आप प्रकाश की कोई किरण गुजारिए, और गुजारने के बाद जो हो जाएगा वो प्रकाश की किरण किसी दूसरे माध्यम में क्या हो जाएगी, जाके क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी। या मान लीजिए जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मान लीजिए सघन माध्यम से ब्रेल में गई, सघन माध्यम से ब्रेल में गई, मतलब सघन होता है बहुत पत्थर घना, जिसका क्या होते हैं, घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो सघन माध्यम में से ब्रेल में गई, जैसे मैं बताऊं आपको, मान लीजिए कि कोई
प्रकाश की किरण कांच से वायु में आई, तो कांच क्या हो जाएगा हमारा सघन माध्यम हो जाएगा, और वायु क्या हो जाएगा हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वो क्या होगी, विचलित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको क्या हुआ आपको सघन माध्यम से मान लीजिए आपको जैसे मान लीजिए किसी रूम में बंद कर रखा है, तो रूम में बंद कर रखा है मान लीजिए, और आपको खुला छोड़ दिया तो आप इधर उधर भागोगे, ठीक है। और मान लीजिए आपको विरल माध्यम से आप सघन में लाया जाए, यानी कि आपको खुला हुए थे आपको बंद कर दिया जाए, तो आप क्या हो जाओगे, एक जगह बंद हो जाओगे। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाएगी तो विचलित होगी, और जब विरल से सघन में आएगी तब भी विचलित होगी। तो ये जो विचलित हो रही है या ये जो परिवर्तन हो रहा है, इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई आपकी। दूसरी चीज हमने ये बताई कि इसके लिए दो माध्यमों का होना बहुत जरूरी है और उनके अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा पॉइंट ये है कि इसकी चाल और तरंगदैर्घ्य, यानी कि प्रकाश की अपवर्तन प्रक्रिया के दौरान या अपवर्तन परिवर्तन के दौरान प्रकाश की चाल एवं प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है, क्या होती है, बदल जाती हैं, परंतु इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। बच्चों तरंगदैर्घ्य जो होती है एक हलचल होती है, कंपन होती है। जैसे मान लो कोई चीज मैंने यहाँ से हटाई और यहाँ पे पहुंची, तो जो हलचल हुई या जो कंपन के थ्रू ये चीज यहाँ से यहाँ पे पहुंची, तो उसी हलचल को, उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं हम, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, हलचल या कंपन होती है। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन में, सॉरी प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि हमारी प्रकाश की चाल बदल जाती है और तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती है। तो आइए इन 3 पॉइंटों को ही हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, आज का टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, आज का टॉपिक है क्या है बच्चों आज का टॉपिक हमारा, आज का टॉपिक है प्रकाश 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 का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी हमने क्या डेफिनेशन बताई थी बच्चों, अभी डेफिनेशन बताई थी हमने इसकी, क्या बताई थी इसकी डेफिनेशन, ये ले लेते हैं, यही ठीक है। तो हमने इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, इसकी डेफिनेशन बताई थी कि, क्या बताई थी बच्चों, इसकी डेफिनेशन बताई थी, जब प्रकाश जब प्रकाश ठीक है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को, तो उसमें होने वाले परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये तो इसकी डेफिनेशन होगी जो हमने समझाई थी। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमसे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से
दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल, तो उसकी चाल, उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, उसकी चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, बदल जाती है, परंतु परंतु उसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि उसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो ये चीज मैं आपको और माइंड में डालने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया में क्या है बच्चों, यहाँ पे समझिए, हमारे इंडिया में, यहाँ पे समझिए, हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया में, इंडिया में क्या है, इंडिया में, इंडिया में जो हमारी एसी एसी करंट है, एसी जो करंट है, एसी करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चों, उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। और जो डीसी फ्रीक्वेंसी है, जो हमारी डीसी फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो डीसी करंट है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हर्ट्ज है। तो आपके घरों में जो लाइट आती है वो उसकी जो आवृत्ति होती है बच्चों वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज होती है। आपने कोई इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहे होते हैं तो उस पर लिखा होता है कि 50 हर्ट्ज 220 वोल्ट। तो जो 50 हर्ट्ज है, अभी जो मेरी लाइट चल रही है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सॉरी, तो उसकी भी आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज है, वो चेंज नहीं होगी। दिल्ली में जो लाइट चल रही है उसकी जो आवृत्ति है, चाहे वो कितने भी वोल्टेज पे चल रही हो, लेकिन उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज ही होगी, ठीक है। तो वही कहने का मेरा मतलब था, मेरे घर पे जो लाइट चल रही है, आपके घर पे जो लाइट चल रही है, गुजरात में जो चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, उसकी आवृत्ति क्या है, 50 हर्ट्ज है, यानी कि वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नहीं, मैं और आपको बता दूं, जैसे अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 60 हर्ट्ज। कितनी है बच्चों, 60 हर्ट्ज। जब 60 हर्ट्ज है तो वो अमेरिका के जो स्टेट्स होंगे या उसके विभिन्न शहरों में जब लाइट चल रही होगी तो उसके जो वोल्टेज तो कम या ज्यादा हो सकता है, परंतु उसकी जो लाइट की जो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, 60 हर्ट्ज ही होगी। वहां पे क्या होगी बच्चों, 60 हर्ट्ज ही होगी अमेरिका में। तो उसी प्रकार से ये कहना चाह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, यानी कि हमारी लाइट उत्तर प्रदेश से दिल्ली चली गई तो उसकी आवृत्ति नहीं बदली, तो वैसे ही यहाँ पे ये है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, यानी कि पानी से जल में गई या जल से पानी में गई या पत्थर से वायु में आई या कांच से जल में गई, कैसे भी गई तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। बदलेगा तो क्या बदलेगा, तरंग दैर्घ्य, और क्या बदलेगा बच्चों, प्रकाश की चाल, ठीक है। नहीं, तो यही चीज हम लिखवाना चाह रहे थे। क्या बताया था हमने कि ये जो जब प्रकाश की एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका ये जो है नहीं बदलती है। और ये भी कहा है, क्या हमने एक चीज और ध्यान रखना, जिसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये सारे के सारे जो है नोट पॉइंट है तीनों के तीनों। तो एक चीज ये और है, प्रकाश के अपवर्तन के लिए लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के लिए, अपवर्तन के लिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यमों का होना आवश्यक है, दो माध्यमों का होना आवश्यक है, ठीक है। तथा उनके अपवर्तनांक बच्चों, उनके अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनके अपवर्तनांक अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए बच्चों, अलग अलग होने चाहिए। तो ये 3 पॉइंट थे, ये इसकी डेफिनेशन थी।
इसमें से 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन में पूछ लिया था कंफ्यूज करने के लिए, तो मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया और ये भी बताया कि उनके अपवर्तनांक कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए और 2 माध्यमों का होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रकाश के जो हमारे अपवर्तन के नियम एवं शर्तें हैं, जहां से क्वेश्चन बन जाता है और वो हम आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, तो लिखेंगे हेडिंग में लिख लेंगे प्रकाश के, क्या लिखेंगे बच्चों, अपवर्तन के नियम। यहाँ पे लिख लेंगे अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम एवं शर्तें, अपवर्तन के नियम एवं शर्तें। तो अपवर्तन के नियम एवं शर्तें यानी कि रूल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एंड कंडीशंस। ठीक है, तो जो हमारे अपवर्तन के नियम एवं शर्तें हैं उन पे हम चर्चा करेंगे 1 बाय 1, तो उस पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए एक को चलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पेन थोड़ा सही सा ले लेते हैं जो थोड़ा अच्छा भी लगे, तो यही अच्छा लग रहा है वैसे तो, लेकिन चलो बता देना कमेंट में इन दोनों में क्या अच्छा लगा आपको। ठीक है, चलिए थोड़ा खेला कर लेते हैं। तो क्या है बच्चों, सबसे पहला हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं पहला नियम या फिर शर्त। ठीक है, तो पहला नियम एवं शर्त ये हो जाएगा हमारा। नियम तो आपको पता होगा, इसका जो अपवर्तन के नियम 2 ही नियम है। पहला नियम हमारा ये है कि प्रकाश की आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण और इन पर अविलंब तीनों एक ही तल में होती हैं। ये परावर्तन में भी यही था हमारा। लेकिन दूसरा नियम है हमारा स्नेल का नियम, यानी कि आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। ये मान लीजिए अपवर्तनांक के बराबर होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम हो जाएगा। तो इसके ये 2 नियम हैं और इसकी कुछ शर्तें भी हैं, तो सारियों को मैं करा देता हूं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले लिखते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम आपतित किरण। क्या लिखेंगे बच्चों, आपतित किरण। तो आपतित किरण, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण लिखेंगे, आपतित किरण कोमा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा तथा अविलंब यानी कि नॉर्मल, तथा अविलंब, अविलंब तीनों एक ही तल में, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं। अभी हम समझाएंगे कैसे होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कहा इसने, आइए मैं बताता हूं आपको। देखिए पहला नियम तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखो कैसे, देखो मान लीजिए हमने ये मान लिया बच्चों, ये हमारा कोई क्या है, बीच में एक दर्पण है, मान लीजिए कोई बीच की एक डिवाइडेशन है कि ये दूसरा माध्यम है और ये तीसरा माध्यम है। तो मान लीजिए मैं थोड़ा सा इसको ना अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे देखो बच्चों, ये है, देखो है ना, ये एक चीज हमने, ये एक दर्पण हमने ये मान लिया और एक हमने दर्पण बच्चों ये मान लिया। ठीक है, ये मान लिया इस प्रकार से। तो हमें क्या हुआ बच्चों, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल बोले तो अविलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अविलंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये अविलंब हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल हो जाएगा। तो मान लीजिए अब ये क्या का, मान लीजिए हमारी जो ये प्रकाश की ये किरण है, ये हुआ, तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए प्रकाश की हमारी क्या है, ये किरण आई और आने के बाद क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण इसकी तरफ क्या हो गई, झुक गई। ठीक है, ये मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण आई यानी कि आपतित किरण, और ये क्या हो गई, इधर की ओर चली गई। ठीक है, तो कहने का मतलब यही था। अगर हम फिर से हम कुछ इसके बारे में अगर और नोट करना चाहें तो बच्चों हमने पढ़ा था, ये इसको क्या बोलते हैं हम, जब हमारी ये आपतित किरण है, कैसी किरण है ये, आपतित किरण, कैसी किरण है बच्चों, ये आपतित किरण है, ये हमारी कैसी किरण है, ये आपतित किरण। ठीक है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा बच्चों, ये आपतन कोण हो जाएगा। और ये वाली हमारी कैसी है, अपवर्तित किरण है, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारी ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये जब ये हमारी इंसिडेंट रे है
और ये हमारी कैसी है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो हमारा इसी प्रकार से ये कैसा कोण हो जाएगा, आपतन कोण, और ये कैसा हो जाएगा बच्चों, परावर्तन कोण। तो एक चीज हमने ये माना कि मान लीजिए यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास विरल माध्यम था। कैसा मान लिया हमने, ये विरल माध्यम। विरल माध्यम मतलब बोलते हैं जिसका घनत्व कम हो, जिसका घनत्व कम हो। जैसे मैं आपको समझाए, वायु और पानी में घनत्व किसका ज्यादा होता है, पानी का होता है बच्चों। और पानी में और मान लीजिए पत्थर का घनत्व, तो पानी और पत्थर में कौन किसका घनत्व ज्यादा होगा, पत्थर का। यानी कि पानी और पत्थर में अगर देखा जाए तो विरल माध्यम पानी हो जाएगा और सघन माध्यम पत्थर हो जाएगा। अगर पानी और वायु में देखा जाए तो हमारा सघन माध्यम पानी हो जाएगा और वायु हो जाएगा हमारा विरल माध्यम हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने मान लिया कि मान लीजिए ये कोई विरल माध्यम था और ये कैसे हुआ बच्चों, ये सघन माध्यम में यहाँ पे क्या हुई, प्रकाश की एक किरण आ गई। ठीक है, उसी प्रकार से हमने क्या देखा, यहाँ पे मान लो कोई सघन माध्यम था और ये क्या आई बच्चों, ये क्या आ गई, प्रकाश की किरण विरल माध्यम में हो गई। देखो असली जो अपवर्तन है वो यही है, इन दो चित्रों में जो दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो पहला नियम तो हमारा यही था कि प्रकाश की आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या है भाई, तल तो एक ही है ना हमारा, भाई तल तो हमारा यही है ना, केवल तल तो हमारा यही है। तो देखो हमारी आपतित किरण इसी तल पे है, अविलंब भी हमारा देखो इसी तल पे है। ठीक है नहीं, चाहे इधर हो चाहे इधर, तल तो एक ही है ना। और हमारी परावर्तित किरण, या बोलेंगे इसे अपवर्तित किरण बोलेंगे यहाँ पे। तो होगा ये, मान लीजिए हुआ ये कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो ये मान लीजिए प्रकाश की एक किरण आई, ये मान लीजिए थोड़ा सा कम घना था और ये थोड़ा सा ज्यादा घना था। और जैसे ही प्रकाश की किरण आई, फुर्र, अब फुर्र आने के बाद क्या हुआ, अविलंब की ओर झुक गई। तो झुक गई, ठीक है नहीं, तो क्यों झुक गई, क्योंकि भाई इधर घना ज्यादा था तो ज्यादा दूर तक नहीं फैल पाई, तो अविलंब की तरफ को झुक गई। हुआ क्या, सघन माध्यम था, कोई सघन माध्यम में मतलब घनी जगह थी, घनी जगह में से मान लीजिए जैसे ही प्रकाश की किरण, जैसे आपने देखा है हवाई जहाज जा रहा होता, घने बादलों में जा रहा होता, और जैसे खुले बादल मिलते फुर्र देनी निकल जाता तेजी से। तो वैसी कुछ यहाँ पे सीन है। तो घने घने घनी यहाँ पे सघन ज्यादा था, और जैसे ही प्रकाश की किरण आई तो क्या हुआ, जैसे ही विरल माध्यम आया, विरल बोले तो कम घना, मान लीजिए यहाँ पे जल था और जैसी वायु में आई तो वो दूर भाग गई फुर्र देनी, तो यानी कि अविलंब से दूर झुक गई। ठीक है, तो ये था। तो अब इसके हम पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। इसका जो पॉइंट नंबर 2 था, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेहतरीन तरीके से। तो इसको नोट भी कर लेना और पॉइंट वाइज को इसके अच्छे से नोट्स बनाना, जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ठीक है नहीं, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब हम इसके 3 पॉइंट और पढ़ेंगे, जो 3 पॉइंट तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, सबसे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है, पहला पॉइंट बच्चों ये कहता है, चलो, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, लिखेंगे, जब प्रकाश मान लीजिए विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करे, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करे। तो विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करे मतलब, विरल का मतलब ये हो बच्चों, विरल का मतलब ये समझ लीजिए कि प्रकाश हमारा मान लीजिए वायु से जल में आ रहा है, वायु से पानी में आ रहा है, ये समझ लीजिए, वायु से पानी में आ रहा है, ये समझ लीजिए। तो हमने क्या किया बच्चों, ये हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने। ठीक है, ये हमने एक तल ले लिया, और हमने क्या देखा बच्चों कि ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा अविलंब हो गया। क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल। क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल, यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, अविलंब। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अविलंब। अविलंब हो गया, ये 90 डिग्री पर हमारे जो तल है उसको डिवाइड करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई प्रकाश की हम मान लेते हैं प्रकाश की कोई किरण आई, क्या आई बच्चों, ये एक प्रकाश की किरण आई, ये प्रकाश की किरण आ गई। ठीक है, हमने क्या देखा भाई, ये हमने ये मान लिया, तो ये हमारा इस प्रकार से क्या था, हमारा ये भी इधर भी हमारा क्या था, नॉर्मल था। ठीक है भाई, एक माध्यम ये हमारा और एक माध्यम ये है, और इसको हम नाम भी देते हैं। हम मान लेते हैं हमारा क्या विरल से जा रही है ना, तो हम इसको ले लेंगे विरल, इसको क्या ले लेंगे बच्चों, विरल माध्यम। ठीक है, और इसको हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसको, सघन माध्यम। क्या ले लेंगे इसको, सघन माध्यम। ठीक है, तो प्रकाश की जो किरण थी हमारी वो क्या आई बच्चों, जब विरल माध्यम से सघन में आएगी।
ठीक है। तो इसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है उसको ध्यान रखना। कंडीशन ये होती है, इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, तो जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो हमारा जो अपवर्तन कोण सॉरी आपतन कोण का मान होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, अपवर्तन का कोण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, और जो हमारे परावर्तन कोण का मान क्या हो जाता है, वो कम होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम ये ध्यान रखेंगे, जब हमारा प्रकाश क्या होता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो हमारा आपतन कोण का मान, इसे बोलेंगे आपतन कोण का मान क्या होता है, ज्यादा होता है, अपवर्तन के कोण के मान से ज्यादा होता है। दूसरी चीज हम ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। प्रकाश की चाल कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट हम ये भी ध्यान रखेंगे, तरंग दैर्घ्य कैसी हो जाती है बच्चों, तरंग दैर्घ्य भी इसकी क्या हो जाती है, तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है बच्चों, कम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। तरंग दैर्घ्य भी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था, एक चीज ध्यान रखना, नोट में मैं अभी लिखवाऊंगा अभी, कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की चाल ये दोनों ही आपस में समानुपाती होते हैं। यानी कि जहां प्रकाश की चाल बढ़ेगी वहां तरंग दैर्घ्य बढ़ेगी, और जहां प्रकाश की चाल घटेगी वहां तरंग दैर्घ्य घटेगी। आपने देखा होगा, बिबग्योर वाला नियम सुना होगा, तो रेड कलर जो होता है, रेड कलर की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि लाल रंग की जो चाल होती है वो सबसे तेज होती है। वैसे अगर बैंगनी रंग की देखें तो उसकी तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैंगनी रंग की जो चाल होती है वो कम होती है, और उसकी जो लाल रंग की चाल होती है अधिक होती है। वो क्यों होती है अधिक लाल रंग की चाल, क्योंकि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है सबसे अधिक होती है, 7800 एंगस्ट्रॉम, या कह सकते हैं हम 8000 एंगस्ट्रॉम के समथिंग होती है। ठीक है, तो मैं यही चीज बताना चाह रहा हूं कि जो प्रकाश की चाल है और जो तरंग दैर्घ्य है ये दोनों आपस में क्या होती है, समानुपाती होती है। यानी कि प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो तरंग दैर्घ्य भी बढ़ेगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2 था हमारा, 1 तो हम बता चुके हैं, सॉरी, कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन में प्रवेश करता है तो क्या होता क्या है। देखो अब क्या होता है, हमने एक चीज तो बता दी, क्या बता दी, जब ऐसे प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन का कोण क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रकाश की चाल कम हो जाती है, तरंग दैर्घ्य भी कम हो जाती है। तो देखो ये प्रकाश की जब चाल आएगी, प्रकाश की एक किरण आ रही है, ठीक है, और जब प्रकाश की एक किरण आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इस तरीके से इसके पास में को आएगी। क्यों आएगी इसके पास में को, मैं बता रहा हूं अभी। मान लीजिए ये क्या है बच्चों, ये हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम बोले तो ये हमारा वायु है, और ये कैसा है हमारा, सघन माध्यम। सघन माध्यम बोले तो घना है, और घना है तो घना है। आप मान लीजिए, आप कोई चीज है, मान लो, मैं कैसे बताऊं आपको, मैं ऐसे बताऊं, घनी चीज, जैसे मान लो प्रकाश की किरण खुले से पानी में गई, तो जब पानी में जाएगी, घनी जगह में जाएगी, तो वो टकराएगी, टकरा के उससे क्या होगा, वो उसकी जो चाल होगी वो कुछ कम होगी, होगी कि नहीं होगी, कम। मान लीजिए पत्थर है, आप वायु से कोई मान लो किरण है और पत्थर में आप डाले, पत्थर में डालें, तो जब पत्थर में डालेंगे तो उसमें क्या होगा, प्रकाश की जो चाल होगी, यानी कि उसकी जो चाल होगी वो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी नहीं, तो यही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ से तो एकदम फुर्र देसी आई, और जैसी घनी जगह मिली तो ये एकदम मुर्र देनी नीचे को मुड़ गई, अभी लंबी तरफ को मुड़ गई। ठीक है नहीं, तो इसीलिए हमने लिखा है कि विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाएगी प्रकाश की चाल क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे यही तो लिखा है हमने, तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या है बच्चों, आपतन कोण का मान, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा अपवर्तन कोण का मान। तो देखो यहाँ पे क्या खुल्लम खुल्ला आ रही थी, और जैसे यहाँ आई तो डर के मारे चुपके से अभिलंब की तरफ को सिमट गई। ठीक है नहीं, तो हुआ क्या, यही हुआ कि अपवर्तन कोण का मान क्या हो गया बच्चों, कम हो गया हमारा। ठीक है, ठीक है नहीं, और परावर्तन अपवर्तन कोण का मान कम हो गया और अपवर्तन कोण का मान था ज्यादा था। ठीक है, तो इस तरीके से ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो चैनल को थोड़ा शेयर, सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और हो सके तो जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करना, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो रेलवे या मान लीजिए यूपी रेडियो ऑपरेटर या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको बेनिफिट और एक सही टीचर या सही कंटेंट मिल पाए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये होगा बच्चों, तीसरा पॉइंट ये होगा कि जब प्रकाश, शॉर्ट में लिख लेते हैं, जब प्रकाश
क्या हो जाए, पहले क्या आता हमारा, बिरल से सघन में गया, तो अब लिख लेंगे हम सघन से क्या है बच्चों, सघन से बिरल में, सघन से बिरल में, सघन से बिरल में जाए। तो सघन से बिरल में जाने का मतलब यही है कि इसमें क्या होगा, देखो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया बच्चों, ये एक तल ले लिया, क्या ले लिया हमने, एक तल ले लिया, और जब हमने इसका तल ले लिया तो हमने क्या देखा बच्चों, ये हमने क्या ले लिया, एक नॉर्मल ले लिया, और नॉर्मल ये क्या हो गया हमारा, ये नॉर्मल क्या हो गया बच्चों, ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। ये इस वाले माध्यम का नॉर्मल है और ये दूसरे वाले माध्यम का नॉर्मल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें एक प्रकाश की किरण आई फिर से, तो जब प्रकाश की एक किरण आएगी बच्चों, तो ये हमारा कैसा है बच्चों, ये जो है हमारा, ये हमारा सघन माध्यम, कैसा है ये हमारा सघन माध्यम, और ये हमारा क्या है बच्चों, विरल माध्यम, क्या है हमारा ये बच्चों, विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण मान लीजिए आई सघन माध्यम से, ये इस तरीके से आई, और जिस तरीके से भी आ रही थी ये, ठीक है, और जैसे ही इसको मतलब घनी जगह में से खुली जगह में इसे मिली, तो प्रकाश की किरण क्या हो गई, फुर्रदेसी चली गई। तो फुर्रदेसी चली गई, इसका मतलब ये हुआ दूर भाग गई। इसमें क्या हो गई बच्चों, दूर भाग गई। कैसे भाग गई, दूर भाग गई, दूर भाग गई। उसमें क्या आई थी बच्चों, इसमें क्या आई थी बच्चों, इसमें पास आ गई थी। इसमें क्या आई थी बच्चों, पास आ गई, पास आ गई। तो इसमें क्या आ गई थी, पास आ गई थी, तो इसमें क्या लिखेंगे, दूर भाग गई, दूर भाग गई। तो इसमें क्या होगा, ये जो हमारा जो आपतन कोण है, इस आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इसकी अपेक्षा, क्योंकि ये जो हमारा अपवर्तन कोण का मान है, जब किरण हमारी प्रकाश की किरण अविलंब से दूर भागेगी, तो जो हमारा कोण का मान है ये वाला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, तो बढ़ जाएगा। तो वही चीज हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएंगे। देखिए, तो इसमें पहला पॉइंट हम लिखेंगे, यही लिखेंगे कि जो हमारे अपवर्तन कोण का मान होगा, यानी कि सॉरी ये है आपतन कोण और ये है अपवर्तन कोण। तो जो हमारे आपतन कोण का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, किसकी अपेक्षा, अपवर्तन कोण की अपेक्षा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला जो कोण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो हमारी ये क्लियर हो गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, हमने बताया भी था पिछली अभी कॉन्सेप्ट में, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 में क्या बताया था, जब हमारी प्रकाश की किरण मान लीजिए विरल से सघन में आ रही थी, तो प्रकाश की चाल हमारी कम हो रही थी। जब छीदी जगह से प्रकाश की किरण घनी जगह में जाती है तो प्रकाश की चाल कम होती है, और जब घनी जगह से छीदी जगह में जाएगी, घनी बोले तो सघन और छीदी बोले तो विरल, तो यहाँ पे क्या आएगी, घनी जगह है ये, तो सघन से जब विरल में आएगी तो प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी बच्चों, देखो दूर भाग गई। जब इसे खुला मिला तो अपनी स्वाद अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार निकल गई फुर्रदेनी घूमने के लिए आराम से। तो क्या हो गई, उसकी चाल क्या हो गई, अधिक हो गई। और जब चाल अधिक हो जाएगी तो हमने बताया था कि तरंग दैर्ध्य भी क्या हो जाएगी बच्चों, अधिक हो जाएगी। तो वही चीज हमें इसमें लिखेंगे, क्या होती है, प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, इसमें प्रकाश की चाल क्या होती है बच्चों, इसमें अधिक होती है। कैसी होती है, अधिक होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिख देंगे इसमें कि तरंग दैर्ध्य भी कैसी होती है, तरंग दैर्ध्य कैसी, तरंग दैर्ध्य, तो तरंग दैर्ध्य कैसी होती है बच्चों, वो भी अधिक होती है। तो आई होप आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से नोट कर लेना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। भले ही मैं आपको टाइम लगा के और बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, और मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये रामबाण बैच है, तो पूरे इत्मीनान के साथ चलेगा, कोई जबरदस्ती और कोई जल्दीबाजी नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है 4, और इस 4 पॉइंट में हम पढ़ेंगे स्नेल का नियम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ये बहुत पूछा जाता है, और यहां से हम न्यूमेरिकल भी करेंगे स्नेल के नियम से। तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए हम वो समझाते हैं आपको। तो इसकी डेफिनेशन हमसे ये कहती है, क्या कहती है कि आपतन कोण की जया, ठीक है, क्या बोलेंगे बच्चों, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात
का अनुपात अपवर्तनांक या कांस्टेंट अपवर्तनांक या कांस्टेंट, ठीक है, अपवर्तनांक या कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, मैं आपको बताता हूं अच्छे से। जैसे मान लीजिए हमने क्या मान लीजिए बच्चों, ये कोई हमने तल मान लिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हमारा ये प्रकाश की एक हमारी क्या हुई, प्रकाश की किरण आई और आने के बाद क्या हुई, मान लो ये अविलंब की ओर झुक गई, हमने ये मान लिया। ठीक है, तो हमारा जो ये आपतन कोण होगा, यानी कि कौन सा होगा बच्चों, ये जो आपतन कोण होगा और ये वाला जो होगा हमारा अपवर्तन कोण होगा, तो इनकी जो जया होगी उसका जो अनुपात है वो या तो कांस्टेंट होगा या उसका जो अनुपात है वो होगा वो अपवर्तनांक को क्या वो करेगा, डिनोट करेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। तो यहाँ पे निकलेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और यही क्या है, हमारा स्नेल का नियम है। क्या है हमारा, यही हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्नेल का नियम था। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे और इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। ठीक है, अब क्या बताता हूं, देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं, नोट करके मैं लिखवाऊंगा आपको, उनको लिख लेना। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, नोट करके। ठीक है, तो लिखेंगे यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है, ठीक है, यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है, लिखेंगे यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है। भाई अपवर्तन कोण का मान घट रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए, हाँ मान लीजिए आप ये मान लीजिए प्रकाश की कोई किरण आई और क्या हुआ, ये इधर ये मान लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश की कोई किरण आई, इस तरीके से चली गई। ठीक है, अगर मान लीजिए अपवर्तन कोण कौन से की बात करें हम, ये वाला ये अपवर्तन, ये आपतन कोण है और ये हमारा अपवर्तन, ये इसे परावर्तन। अगर मान लीजिए अपवर्तन कोण का मान घट रहा है मतलब इधर को आ रहा है, जब प्रकाश की ये वाली किरण इधर को आएगी तभी तो ये वाला कोण का मान क्या हो जाएगा बच्चों, कम होगा, और जब प्रकाश की किरण उधर चली जाएगी तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये यही कहना चाह रहा है कि यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है तो ये समझ लेना आप कि प्रकाश हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, जब घट रहा है तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, तो प्रकाश घट रहा है तो क्या हो जाएगा, तो प्रकाश कैसे माध्यम में जा रहा है बच्चों, पेन चेंज कर लेते हैं। तो प्रकाश कैसे माध्यम में जा रहा है, प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो विरल से सघन में प्रवेश कर रहा है। तो इसका जो हम दूसरा पॉइंट हम बताते हैं क्या है, अगर अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा हो, अगर अपवर्तन कोण का मान क्या हो बच्चों, बढ़ रहा हो, तो लिखेंगे यदि अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण बोले तो ये वाला है नहीं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है, तो होगा क्या बच्चों, जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो प्रकाश क्या हो जाएगा बच्चों, प्रकाश क्या हो जाएगा जब अपवर्तन कोण का मान बढ़ेगा। देखो अपवर्तन कोण का मान ये कब बढ़ेगा, जब प्रकाश की किरण इधर जाएगी और इधर दूर जाएगी, मतलब दूर कब जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में आती है, और जब विरल में आती है तो मतलब कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाएगा। तो प्रकाश क्या हो जाएगा, सघन माध्यम से विरल में आए,
तो कैसा है बच्चों, सघन माध्यम से, सघन से विरल में प्रवेश करे, सघन से विरल में प्रवेश करे, सघन से विरल में प्रवेश करे। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है नहीं, इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। एक चीज मैं पॉइंट में और लिखवा देता हूं आपको, कुछ पॉइंट हैं जो मैं लिखवा देता हूं, उसको आप नोट कर लेना, ठीक है। नोट डाल के लिखेंगे, उनको भी मैं बताना भूल गया आपको, तो इसलिए लिखवा देता हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। लिखेंगे प्रकाश की चाल एवं तरंगदैर्घ्य परस्पर समानुपाती होती है, अर्थात चाल के बढ़ने पर तरंगदैर्घ्य भी बढ़ती है। इनको नोट बना लेना, इनको नोट करके लिख लेना। ये अभी तुम्हें लग रहा होगा ये ऐसे काम के नहीं है, लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉर्ट आउट करोगे तब पता चलेगा। मेरा एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यकीन मानना, आप दो दो भी छुपे हुए हैं। परंतु आवृत्ति बस इतना ही लिख देना, परस्पर बराबर होती है और चाल के बढ़ने पर घटती है, बस इतना ही, वो आवृत्ति का तो हमने लिखवा दिया था, ठीक है। तो इतना ही रहने देना, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी। एक चीज और हम बताते हैं कि प्रकाश की जो चाल है इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है, तो इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसके बारे में हम क्या बात करते हैं बच्चों, एक तो ये सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की जो चाल है उसकी जो खोज की बात करें, तो खोज जो की थी, खोज सबसे पहले वो किन्होंने की थी, गैलीलियो ने। किन्होंने, गैलीलियो, गैलीलियो। तो गैलीलियो ने की थी, लेकिन इनका जो पहला प्रयास था तो वो क्या हो गया था बच्चों, वो फेल हो गया था। कैसा हो गया था, फेल हो गया था। लेकिन तो उसके बाद किसने खोज की थी, उसके बाद जो खोज की थी वो किसने की थी बच्चों, वो की थी हमारी रोमर ने। किसने की थी, रोमन ने प्रकाश की चाल की खोज की थी। तो यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता है। तो प्रकाश की जो चाल है उसकी खोज किसने की थी, वो किसने की थी, रोमन ने की थी, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट और पूछा जाता है, वो ध्यान रखना। क्या पूछा जाता है कि जो प्रकाश की चाल है वो सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। किसमें होती है सबसे ज्यादा, निर्वात में। निर्वात के बाद उससे कम किसमें होती है बच्चों, वायु में होती है। और वायु से भी कम किसमें होती है बच्चों, जल में होती है, ठीक है। किसमें होती है, जल में होती है। अगर जल से भी कम देखा जाए तो किसमें होती है, कांच में होती है, ठीक है। और उससे भी अगर कम देखा जाए तो मान लीजिए कठोर, कठोर यानी कि पत्थर मान लीजिए आप, पत्थर यानी कि पत्थर में। तो ये जो प्रकाश की चाल थी इसका जो इसमें से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है बच्चों, निर्वात में। सबसे कम किसमें होती है, पत्थर में यानी कि कठोर पदार्थ में। तो ये चीज आप ध्यान रखना। एक पॉइंट और लिख लेंगे कि प्रकाश की चाल जो होती है हमारी वो क्या बोलते हैं, निर्वात में कितनी होती है। तो इसको हम लिख लेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चों, निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में। तो निर्वात में कितनी होती है आप ये भी बताएंगे, और मुझे ये भी बताएंगे कि जल में कितनी होती है, जल में कितनी होती है आप ये भी बताएंगे। और आप ये भी बताएंगे कि कांच में कितनी होती है, ठीक है। तो कांच में कितनी होती है, तो कांच में कितनी होती है ये भी बताएंगे। तो जल में कितनी होती है, निर्वात में जो होती है हमारी प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। या आप ये भी बोल सकते हैं 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। क्या आप ये भी बोल सकते हैं 3 लाख मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रकाश की चाल जो आपकी कितनी होती है, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। अब जल की बात करें तो जल में कितनी होती है और कांच में कितनी होती है। तो जल में जो होती है हमारी वो होती है 2.2
5 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये तीनों ही क्यों लिखे मैंने, क्योंकि ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर कांच की बात करें आपसे तो कांच में होती है बच्चों 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं कि प्रकाश की चाल और तरंग दैर्ध्य के बारे में आपको बताया। और इसकी जो खोज की थी सबसे पहले गैलीलियो ने की थी, लेकिन वो फेल हो गया, रोमर ने की थी। प्रकाश की जो चाल जो होती है निर्वात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद थोड़ी सी कम होती है वायु में, उसके बाद और कम होती है जल में, उसके बाद कांच में। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, कम होने का क्रम है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने ये भी सीखा कि जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात में कितनी होती है बच्चों, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और जल में कितनी होती है 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। उसी प्रकार से कितनी होती है कांच में कितनी होती है 2.2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन तो नहीं मैं कराऊंगा, खैर इसकी अभी कुछ थ्योरी रह रही है तो वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन तो मैं आगे ही कराऊंगा आपको, क्वेश्चन अगली क्लास में कराएंगे, इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो वो कराते हैं। अभी फिलहाल हम क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, जो प्रकाश के अपवर्तन के कुछ नियम हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सॉरी हाँ, प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम, तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण पढ़ेंगे, नियम नहीं उदाहरण। ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण जो है आपके बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है जिसका कोई जवाब नहीं, जिसका कोई तोड़ नहीं, इसलिए आप इनको अच्छे से समझना। ठीक है, सबसे पहला उदाहरण, ठीक है, आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, प्रकाश, आपने देखा होगा कि जब आपने एक पानी का गिलास लिया और आपने गिलास में क्या हुआ, पेन डाल दिया, तो जैसे पेन डाला तो आपने पेन का क्या हुआ, आपको तिरछा टेढ़ा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये भी प्रकाश का क्या है बच्चों, हमारा अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, एक दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट आपने देखा होगा कि जब सूर्य हमारा निकलता है, क्या निकलता है बच्चों, जब हमारा सूर्य निकलता है, तो जब सूर्य उगता है तो उगने का जो समय होता, जैसे सूर्य हमारा उग गया तो उगने का जो समय है उससे हमें क्या, जिस समय उगता है सूरज उससे 2 मिनट पहले हमको दिखाई दे जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका सूरज 7 बजे उग रहा है तो आपको 6:58 पे सूर्य आपको दिख जाएगा। वैसे ही शाम को जब सूर्य 6 बजे छिपता है तो सूरज आपको क्या होगा, देर तक दिखाई देगा, 2 मिनट देर तक दिखाई देगा, यानी कि 6:02 तक दिखाई देगा। यानी कि सूर्य का उगते समय 2 मिनट पहले और सूर्य का छिपते समय 2 मिनट बाद तक दिखाई देना भी प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो एक तो चीज ये हो गया। एक आपने देखा होगा जैसे मेरी टेबल है तो उसमें क्या होता है, स्लैब रखा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, मान लीजिए मेरे पास कॉपी है सामने खुली हुई है, तो जैसे इस पे मान लीजिए मैं स्लैब रखता हूँ, और जैसे ही मैं स्लैब रखता हूँ तो स्लैब रखने के बाद क्या होता है, जो अक्षर होते हैं मुझे लिखे हुए वो क्या होते हैं, मोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, प्रकाश का क्या है बच्चों, अपवर्तन का उदाहरण है। एक आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए पानी में क्या होता है, मछली देखी होगी आपने, पानी में मछली देखी होगी, वो तैरती हुई देखी होगी, बिल्कुल साफ पानी में मछली। तो जो मछली होगी हमारी, साफ पानी में जो मछली होगी वो क्या होगी, आपको ऐसा लगता है कि वो ऊपर तैर रही है। चिंटू सोचता है हाथ डाल के उसको निकाल लूं, लेकिन वो मछली ऊपर नहीं होती है, बहुत गहराई में होती है। तो गहराई में तैर रही मछली का ऊपर उठा दिखाई देना या ऊपर तैरते हुए दिखाई देना, ये भी हमारा क्या है बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, सूर्य, चंद्रमा, तारा, इनका क्या है, नजदीक दिखाई देना भी प्रकाश का अपवर्तन का एक उदाहरण है। ये मान लीजिए पानी की एक भरी बाल्टी है, उसका क्या है, तली हमें ऊपर उठी दिखाई देना भी एक हमारा प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आइए मैं इन एग्जाम्पलों को लिखवा देता हूं ताकि आप एग्जाम में जब भी आए तो लिख लेना। तो लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे कि पानी गिलास में, लिखेंगे गिलास में डूबी क्षण का टेढ़ा टेढ़ा दिखाई पड़ना। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा हमारा कि सूर्य का, लिखेंगे सूर्योदय, सूर्योदय के 2 मिनट पहले
2 मिनट पहले वह सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना, तो ये भी क्या हो गया आपका प्रकाश का अपवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अक्षरों पर स्लैब बोलते हैं ना, जो ऑफिसों में आपने जैसे मेरी टेबल आई है तो ऑफिसों में गोल कलर का जो पेपर वेट के टाइप में हम यूज करते हैं तो उसे स्लैब बोलते हैं। तो अक्षरों पर स्लैब रखने पर, मोटा स्लैब है नहीं है, स्लैब रखने पर अक्षरों का ऊपर उठा दिखाई देना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन है। लिखेंगे चौथा, लिखेंगे पानी से भरी बाल्टी के तल का ऊपर उठा दिखाई देना। ठीक है, ऊपर उठा दिखाई देना, ये भी हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए, और चौथा, पांचवा लिख लेंगे पानी में तैरती मछली का ऊपर तैरते दिखाई पड़ना, मतलब इसमें एक प्रकार का भ्रम सा हो जाता है। ठीक है, कि जैसे भ्रम सा हो रहा हो, तो ये सब चीजें हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें भी मैं बता देता हूं आपको, जैसे तारों का टिमटिमाना। ठीक है, और इसमें लिख लेंगे तारों का टिमटिमाना, यहां लिख लेंगे छठा पॉइंट लिख लेंगे तारों का टिमटिमाना, आपने तारे टिमटिमाते देखे होंगे। तो तारे क्या होता है, जब प्रकाश उसमें क्या मीडियम चेंज होता है, तो जब मीडियम चेंज होता है तभी हमें उन पर प्रकाश पड़ता है और तभी हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। कभी वो टिमटिमाते तो लगातार रहते हैं, लेकिन हमें क्या है, वो कभी जब उन पर प्रकाश नहीं पड़ता तो हमें नहीं दिखाई देते, तो हमें लगता है कि प्रकाश तारे क्या है, टिमटिमा रहे हैं, लेकिन दरअसल में वो टिमटिमा नहीं रहे होते हैं। ठीक है, इसका 7वां पॉइंट लिख लेंगे। 7वां पॉइंट है हमारा ये है, ये तारों का जो टिमटिमाना है ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। एक लास्ट और लिख लेंगे। ठीक है, चलो यही रहने देते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, लिखेंगे पानी से भरी बीकर या बाल्टी का थोड़ा गहरा दिखाई देना। ठीक है, या इतने ही रहने देते हैं, यही काफ़ी है, ये लिख आना आप, यही काफ़ी है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यही इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। तो ये था हम प्रकाश का अपवर्तन। तो बच्चों, हमने पहली क्लास में क्या पढ़ा, हमने प्रकाश का परावर्तन, अब हमने पढ़ लिया प्रकाश का अपवर्तन। अब हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे समतल दर्पण पढ़ेंगे। समतल दर्पण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ये सब चीजें हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको मेरा दिल से नमस्कार, और बस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।